हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन आपका एनजे एजुकेशन अड्डा पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज हम पॉलिटी का भाग दूसरा कवर करने जा रहे हैं, जिसमें हमने पहले भाग में जो हमारा संवैधानिक विकास यात्रा थी हमने उसको लेना स्टार्ट किया था, उसको लेके चल रहे थे। आज उसी श्रृंखला में हमारी दूसरी वीडियो है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे दिया रहेगा। आप उसको वहाँ से डाउनलोड करके आप अपने सेल्फ नोट्स बना सकते हैं, या आप उसको रिवाइज करने के तौर पे आप उसको ले सकते हैं। तो फ्रेंड, चलिए हम शुरू करते हैं। हमने डिस्कस किया था पिछले सेशन में कि कंपनी के लोग जब भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे तो उन्होंने व्यापार तो करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन जो कंपनी के लोग थे वो भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व हो गए थे। और वो जो है भारत में व्यापार तो करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो करप्शन करते थे, यहाँ पे लोगों से उपहार लेते थे। और तो वो अमीर हो रहे थे, लेकिन जो कंपनी थी पर्टिकुलर वो लॉस में जा रही थी। इसलिए कंपनी ने जो है अपना इंग्लैंड में बैंक में जो है लोन के लिए अप्लाई किया था। और जब जांच बैठी तो वहाँ से जो है मरानी द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाया गया था। अब इस एक्ट में क्या किया गया था, तो इस एक्ट में जो है एक गवर्नर बॉडी बनाई गई थी जिसका नाम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ये क्या करता था, ये कंपनी पर जो है पूर्णतः जो है नियंत्रित रखता था। अब ये जो नियंत्रित तो रखता था, अब हम बात करते हैं जो 1773 का जो एक्ट था, इसमें की देन क्या है, भारत में इसकी देन क्या है। तो इसकी जो देन है वो है, पहली तो ये थी कि कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित कर दिया इसने। ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि उनका कार्य क्या है, उनको नियमित कर दिया और आपका सबका एक क्षेत्र डिवीज़न बांट दिया कि आप इससे आगे नहीं जाओगे। फिर नेक्स्ट पे आई, कंपनी को प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों की मान्यता मिली, अर्थात एक गवर्नमेंट बॉडी बनाई गई जिसमें प्रशासन का पूरा ढांचा था, उसको इस एक्ट के तहत शामिल किया गया। और जो सबसे बड़ी चीज़ जो भारत के इतिहास को में फ़र्क डाला वो था कि भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव, अर्थात इससे जो है भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। अब नेक्स्ट पे आते हैं कि इस एक्ट की आखिर विशेषताएं क्या थीं। तो इसमें तो पहली बात तो बंगाल के जो गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। इसके बाद जो 1773 में जो एक उच्च न्यायालय थी उसकी स्थापना की गई। और जो कर्मचारियों के जो लिए जो है वो निजी व्यापार पर यानी प्रतिबंध लगा दिया गया था। मैंने अभी जैसे कहा था कि वो लोग भारत में व्यापार भी कर रहे थे, लेकिन वो लोग साथ साथ कुछ अपने लिए भी एफर्ट कर रहे थे, अपने लिए भी व्यापार कर रहे थे। तो उससे उनका ध्यान दो जगह बढ़ता था, वो अपने पे सेल्फ केंद्रित हो जाते थे और कंपनी को जो है छोड़ देते थे, और कंपनी इसलिए लॉस में चली जाती थी। इसलिए जो है उन्होंने क्या कर दिया इस एक्ट के तहत कि कंपनी के जितने भी कर्मचारी होंगे वो कोई भी अपना निजी व्यापार नहीं कर पाएंगे। अब इसके बाद क्या हुआ, अब बात आई है यहाँ पे बंगाल के गवर्नर को, बंगाल का गवर्नर जनरल। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो वारेन हेस्टिंग जो थे वो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया था कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो कौन थे, वो हमारे वारेन हेस्टिंग जी थे। इसके तहत इसमें और क्या किया, इसमें जो है 4 सदस्यीय एक शासन प्रणाली बनाई गई थी। जो इसके बाद इसमें जो है मद्रास एवं बम्बई में जो है गवर्नर के अधीन होंगे। पहले ये क्या थे, पहले ये अलग थे, पहले इनका अपना अपना एक जोन बटा हुआ था। इसलिए जो है और उसमें ये लोग अपनी अपनी गवर्नेंस पावर दिखाते थे। अब इसमें यह कह दिया गया था कि मद्रास व बम्बई के जो गवर्नर जनरल होंगे वो किसके अधीन हो जाएंगे, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो जाएंगे। और इसमें और ये जो 4 सदस्य थे इनका काम क्या था, इनका काम जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल थे उनकी सहायता करना था। और जो कोलकाता, इसके बाद इसमें जो 1773 में जो इसके बाद जो न्यायालय की स्थापना हुई थी उसमें भी उन्होंने क्या किया था कि एक इसमें 3 लोग थे। एक तो मुख्य न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश की सहायता के लिए जो है 3 न्यायाधीश और थे, जिनका काम क्या था, इनका जो मुख्य न्यायाधीश की वो जो थी वो सहायता करना था। इसके बाद अब बात यहाँ पे आई है, तो यही टाइम था जब भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। तो या कह सकते हैं कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। और उच्च न्यायालय के जो प्रथम न्यायाधीश थे वो कौन थे, तो जो उच्च न्यायालय के जो प्रथम न्यायाधीश थे वो हमारे थे एलिजा इम्पे। इसके बाद ये तो इस पर्टिकुलर इस 1773 का जो एक्ट था इसमें विशेषताएं थी। इसमें कुछ दोष भी थे जिसके कारण फिर एक हमारा नया एक्ट लाया गया। तो इसमें दोष क्या थे, इसमें प्राय 3 प्रमुख दोष थे। पहला तो ये था कि बम्बई और मद्रास के गवर्नर जनरल जो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन थे, लेकिन किन मामलों में वो अधीन थे
इसको स्पष्ट नहीं किया गया था। और इसके बाद इसमें और जो दूसरी प्रॉब्लम थी वो ये थी कि गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी परिषद के मध्य जो संबंध थे वो स्पष्ट नहीं थे कि कैसा संबंध उनके बीच है, क्योंकि जो कार्यकारिणी परिषद थी वो कैसे, कौन गवर्नेंस होगा, किसकी क्या सुनी जाएगी। और जो तीसरा इसका दोष था वो था कि जो भी हमारा जो न्यायालय था, तो ये जो है न्यायालय का कोई भी क्षेत्राधिकार जो है स्पष्ट नहीं था। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए एक हमारे पास नया एक्ट आता है जिसे हम कहते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो कभी कभी एक वन डे एग्ज़ाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट निम्न में से किस एक्ट को कहा जाता है। तो जो 1781 का जो संशोधन अधिनियम था उसको ही हम क्या कहते हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अब इसके थ्रू इसमें किया क्या गया था, तो इसके थ्रू इसमें जो है यह स्पष्ट किया गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार क्या है। तो जो सुप्रीम कोर्ट का जिसमें क्षेत्राधिकार दिया गया था वो था कि जो कोलकाता का जो जिला था वो जो था वो जिला न्यायालय के रूप में कार्य करना था। ये इसका जो है कह सकते हैं कि इसको इन्होंने बताया था। अब नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट हमारा है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब इसकी एक्ट क्यों लाया गया? इस एक्ट के तहत कंपनी के जो भी राजनीतिक एवं व्यापारिक कार्य थे उनको जो है, जैसे मैंने पहले बताया था कि उनके अधिकार जो थे, कंपनी का जो अधिकार था वो स्पष्ट नहीं था। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि उनके जो राजनीतिक अधिकार एवं व्यापारिक जो कार्य थे उनको पृथक कर दिया गया। जो व्यापारिक मामले थे उनके लिए क्या कर दिया गया, उनके लिए जो है एक निर्देशक मंडल की स्थापना की गई जो पूरा पूरा इनके अधीन रहेगा। और राजनीतिक मामलों के लिए क्या किया गया था, तो राजनीतिक मामलों के लिए 6 सदस्यों, ये इंपॉर्टेंट है, 6 सदस्यों को सम्मिलित कर लंदन में एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि वन डे एग्जाम में पूछा जाता है, पीसीएस में भी सब में पूछा जाता है कि जो नियंत्रण बोर्ड की स्थापना लंदन में किस एक्ट के तहत हुई थी, तो वो हमारा हो जाएगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता है कि गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णय के उल्लंघन का अधिकार मिला और यह भी स्थापित किया गया कि मद्रास और बम्बई के गवर्नर को युद्ध, संधि और राजस्व के मामले में गवर्नर जनरल के अधीन होंगे। बाकी सभी मामलों में वो स्वतंत्र होंगे, लेकिन जब कहीं पे भी अगर कोई वार होगा यानी युद्ध, दूसरा कहीं संधि होगा और तीसरा राजस्व होगा, तो इन मामलों में दोनों गवर्नर जनरल जो है बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन होंगे। तो यहाँ से जो है उन्होंने अधीनता की जो भी प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व आउट कर दिया था। इसके बाद जो तीसरा जो इसमें था कि जो कार्यकारिणी परिषद के एक सदस्य की मृत्यु हो गई थी, अतः यह कार्यकारिणी परिषद में केवल 3 सदस्य थे। ये वही कार्यकारिणी परिषद है जो बंगाल के गवर्नर जनरल के हेल्प के लिए 1773 एक्ट में बनाया गया था, जिसमें 4 सदस्य थे, एक के मृत्यु हो जाते, तो अब यहाँ पे 3 बचते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट अधिनियम आता है 1793 चार्टर एक्ट। अब ये क्या था, इसके तहत क्या था, तो पहली बात तो इसमें ये किया गया था कि इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने जो है व्यापारिक जो उसका एकाधिकार होता था उसको जो है 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। तो अक्सर MPPCS हो या UPPCS हो, एक क्वेश्चन देखने को डेफिनेटली मिलता है कि इस चार्टर एक्ट से तो मिलता ही है, लेकिन इस एक्ट से मिलता है कि किस एक्ट के तहत कंपनी के एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। तो जो था हमारा 1793 का जो एक्ट था, चार्टर एक्ट था, उसके तहत जो है काम किया गया था। और यहीं पे कंपनी के भारत पर अधिकार को वैधानिक दर्जा दिया गया था। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है हमारे पास ये, तो ये दोनों ही पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनसे अक्सर एक नए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को, क्योंकि हमारा पूरा जो भारत का जो शेड्यूल है वो संविधान पे होता है यानी विधान पे होता है, और कहीं ना कहीं ये जो एक्ट था ये विधान से ही संबंधित है। तो कंपनी के भारत पर अधिकार को वैधानिक दर्जा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो किस एक्ट के तहत दिया गया था, तो 1793 चार्टर एक्ट के तहत दिया गया था। तो फ्रेंड, ये रही हमारी कुछ हमारे आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है या वीडियो आपको किसी काम की होती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि ये वीडियो उन तक भी पहुँचे। ओके फ्रेंड, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।